अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आप देख सकते हैं इस वक्त दो शहज़ादों के साथ मौजूद हूँ यहाँ पर। और ये दोनों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, कनाडा के अंदर मौजूद हैं। एक यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और हम इनसे आज बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कनाडा आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरकान सिद्दीकी है और मैं कराची पाकिस्तान से हूँ। मैं सितंबर 2019 में कनाडा आया था और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बाकी और मैं यार दो दोस्तों के साथ रह रहा हूँ अपने। मेरा नाम एज़म अली ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ भी फुरकान की तरह कराची पाकिस्तान से ही है। मैं भी यहाँ सितंबर इनटेक में आया था यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने, और मैं यहाँ आया था अगस्त में। बाकी मेरे 2 सेमेस्टर हो गए हैं और अभी हम लोगों का समर ब्रेक है, और जो हमारा थर्ड सेमेस्टर, जो हमारा सेकंड ईयर है, वो स्टार्ट होगा फिर अभी नेक्स्ट सेमेस्टर से। जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक है वो न्यू ब्रंसविक की स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो कि कनाडा का प्रोविंस है। और इस यूनिवर्सिटी में के 2 कैंपस हैं, एक जो है फ्रेडरिक्टन में है और एक सेंट जॉन में है, जहाँ पे अभी हम लोग मौजूद हैं। अगर हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम अगर बाहर जाके पढ़ना चाहें तो, क्योंकि ए लेवल सालों को थोड़ा एक होता है कि बाहर अगर हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, क्योंकि बाहर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। फिर यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है, और प्लस सोशल सिक्योरिटी और बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। तो जो शुरू में हमारे पास कंट्रीज़ माइंड में है, जो आते हैं नॉर्मली के यूरोप से टर्की, जर्मनी, या फिर इधर इस रीजन से यूएस और कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लस सिंगापुर। तो ये कुछ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ थी जिसके हमारे माइंड में आया। तो फिर हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया, तो हम लोगों ने सोचा कि कनाडा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं था जिस तरह जर्मनी और टर्की में होता है। फिर कॉस्ट वाइज भी काफ़ी इफेक्टिव था एज़ कम्पेयर टू यूके या अपना यूएसए। जब हमने कनाडा का डिसाइड किया उसके बाद हम लोगों ने ये थोड़ी रिसर्च करी, तो हमने अंदाज़ा हुआ कि कनाडा में कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, और वो एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड प्रोविंसेस वो थोड़े से लैग करने, थोड़े पीछे हैं वो तो। और जो इन लोगों को स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, नए लोगों की ज़रूरत है, तो ये लोग जो हैं काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, तो और इनको अपनी प्रोविंस को आगे बढ़ाना है, तो इस वजह से। तो इसी में एक प्रोविंस था न्यू ब्रंसविक। हमने इसकी यूनिवर्सिटी देखी, इसकी यूनिवर्सिटी काफ़ी रीज़नेबल हमें लगी कॉस्ट वाइज। फिर इनके प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे थे, इनका कैंपस भी काफ़ी अच्छा था। तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक हमने शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद हम लोगों के माइंड में ये था कि वीज़ा जो है कम से कम आप उसको 4 महीने का मार्जिन दो, क्योंकि सितंबर इनटेक में आना था। तो उससे पहले हमने 4 महीने का इसको मार्जिन रख के, और फिर हम 1-2 महीने हमने सोचा कि पहले उसके और अप्लाई करने, ताकि हमारी एक्सेप्टेंस आ जाए। क्योंकि हम लोगों ने एएस के बाद अप्लाई किया था और A2 का हमने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ था, क्योंकि A2 एग्ज़ाम देने के बाद मैंने जैसे बताया टाइम कम होता है, क्योंकि हम लोगों ने कन्वेंशनल मेथड से अप्लाई किया था जिसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके बाद क्योंकि हमारे पास A2 का ग्रेड नहीं था, तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की कि हमारे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स या प्रोजेक्टेड ग्रेड्स जो भी है वो आप हमें दे दें, ताकि हम उसकी बेस पे अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। उसके बाद जब वो आ गया तो हमने अपना आइल्स दिया। तो जब हमने आइल्स दिया, आइल्स का रिज़ल्ट आया, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स करके स्कैन वगैरह करके हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अगर यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात की जाए, तो सबसे पहले तो आपका ओ लेवल्स का ग्रेड होता है, फिर आपका एएस का ग्रेड होता है, और अगर आपने A2 दे चुके हैं तो A2 का सही। और अगर आपने A2 नहीं दिया तो आप अपने प्रेडिक्टेड ग्रेड्स जो आपका जो कॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करता है वो। फिर आपको आइल्स देना होता है, जिसमें आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, 6.5 से ऊपर ओवरऑल होना चाहिए। और जी देखिए, वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनमें उनको 4 जो कनाडा मांगता है उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहले तो आपके पर्सनल जो आपके आइडेंटिफिकेशन होते हैं, दूसरा फिर वो आपका जो आप जेन्युइन स्टूडेंट हो वो, तीसरा आपके फैमिली टाइप्स वगैरह,
और चौथा आपके जो स्पॉन्सर्स वगैरह हैं, जो कि आपके पेरेंट्स या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो आईडी में तो आपका एफआरसी वगैरह और पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें, प्लस आपका पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें जो वो लोग मांगते हैं। दूसरी चीज़, आपका अगर जो आपके स्टूडेंट जेन्युइन स्टूडेंट चीज़ शो करती है वो आपका ग्रेड्स वगैरह, जो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं वो, प्लस अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी हुई है तो उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह। और एक चीज़ और ये मांगते हैं, वो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आपको अपना पूरा स्टेटमेंट, आपका कनाडा जाने का मकसद क्या, आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किस प्रोविंस में जा रहे हो, और आपने ये डिसीजन क्यों लिया, और कनाडा ही क्यों और कंट्री क्यों नहीं। तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में बतानी होती हैं। फिर तीसरी चीज़ जो मैंने बताई थी वो होता है फैमिली टाइज, कि आप पढ़ के वापस आओगे तो वो आपको शो कराना होता है, जिसमें आपको अगर आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है आप वो शो करा दो, या बिजनेस वगैरह है वो आप शो करा दें। सही है, तो ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तीसरा आपका जो चौथा होता है वो आपका होता है स्पॉन्सर्स। तो आपको के अलबत्ता आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपकी स्टडी सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें आपको अपने पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखानी होती है, प्लस उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप वो बिज़नेस कर रहे हैं, या उनकी जो सैलरी है तो उसकी स्लिप्स वगैरह जो होती हैं। वीज़ा आने में जो टाइम लगा था वो 4 से 4.5 महीने का तकरीबन था, जिसमें पहले जब मैंने अप्लाई किया था तो कराची में ही एक वीक बाद ही मेरा उन्होंने मांगा था कि मुझे मेडिकल सबमिट करवाना है। तो फिर मैंने कराची में ही जब वापस आ गया तो मैंने अपने जाके वहाँ से मेडिकल करवाया। तो फिर पूरे प्रोसेस में तकरीबन 4-4.5 महीने लगे, फिर मेरी कंफर्मेशन आ गई थी कि हाँ मेरा वीज़ा लग गया। पर सेमेस्टर फ़ीस फुल टाइम, हम लोग तो यहाँ फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, तो फुल टाइम स्टूडेंट्स की सेमेस्टर वाइज होती है फ़ीस, तो अराउंड $10,000 पर सेमेस्टर है। साल की बन जाती है वो $20,000। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपकी कम हो जाएगी स्कॉलरशिप, फ़ीस कम हो जाएगी आपकी, $1,000 to $1,500 कम हो जाएगी फ़ीस। यहाँ हम लोगों को 20 आवर्स अ वीक अलाउ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो हम पार्ट टाइम यहाँ जॉब कर सकते हैं। और पार्ट टाइम जॉब करने में यहाँ इस स्टेट की जो मिनिमम वेज है वो $11.7 पर आवर है, तो आपको अंदाज़ा लगा लें उस हिसाब से। तो इससे आपको मतलब आपके लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह निकल जाएंगे, आपके जितने भी मतलब रेंट हो गया घर का, आपकी ग्रॉसरीज हो गई, और बस का रेंट हो गया, आना जाने का, ये सब निकल जाएगा आपका। और थोड़ी बहुत सेविंग अगर आप करना चाहें तो हो जाएगी। और बाकी जैसे वेकेशन में आपको, जैसे समर ब्रेक हमारा चल रहा है, तो हम लोगों को फुल टाइम 40 आवर्स अ वीक काम करना अलाउ है। और जैसे बीच में सेमेस्टर ब्रेक आता है और समर ब्रेक, मतलब बीच में एक वीक की छुट्टी आती है, तो उसमें आपको मतलब फुल टाइम काम करने की, फुल टाइम आप काम कर सकते हैं। और बाकी आपको स्कॉलरशिप वगैरह यहाँ बहुत अच्छी ऑफर तो होती हैं आपको यहाँ पे। अगर आपकी जीपीए बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस आपकी थ्रू आउट द सेमेस्टर बहुत अच्छी गई है, तो आपको ये लोग अप टू 4,000 to 5,000 पर ईयर स्कॉलरशिप दे देते हैं। उसके बाद बाकी स्कॉलरशिप के लिए आपको लेकिन पढ़ना पड़ेगा, और आप आराम से आपको मतलब हो जाएगा आते हैं, लेकिन आपको फिर मतलब अब पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो हमारा डेली रूटीन ये है कि हम लोग सुबह 7:30 बजे उठते हैं, 8:30 बजे पहली क्लास होती है, हम नाश्ता वगैरह करके तीनों निकलते हैं, फिर यहाँ से 8 बजे बस आती है। फिर क्लास हमारी क्लासेज में फारिग होते हैं, क्लासेज लेके शाम में 4 बजे तक, कभी जल्दी फारिग हो जाते हैं 2:30 बजे तक, तो उस दिन जल्दी घर आ जाते हैं। वरना फिर अगर किसी दिन जॉब होती है तो जॉब पे जाना होता है, वहाँ से कभी डायरेक्ट चला जाता हूँ, या घर आके फिर चेंज वगैरह करके जाता हूँ। जिस दिन जल्दी फारिग होते हैं घर आके जाता हूँ। और बाकी खाना वाना आके घर आके खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं हम लोग। दिन में कम से कम 2-3 घंटे पढ़ना होता है, क्योंकि असाइनमेंट वगैरह मतलब हर वीकली बेसिस पे असाइनमेंट मिलते हैं हर कोर्स के, हर सब्जेक्ट के, तो असाइनमेंट हर वीक सबमिट कराना होता है। और कुछ असाइनमेंट ऐसे होते हैं कि थोड़े लंबे असाइनमेंट होते हैं, उनको 2-3 वीक से प्रोफेसर हम लोगों को दे देते हैं। और बाकी लैब्स वगैरह होती हैं, लैब्स प्रोजेक्ट होते हैं। बस जो यूनिवर्सिटी आने जाने का एक्सपेंस है, बस का एक्सपेंस है, वो हमारा $2.75 पर राइड है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यहाँ मंथली पास मिलता है सेंट जॉन में, तो वो हम लोगों को पड़ता है $66 का। उसमें अनलिमिटेड राइड्स होती हैं, आप जितना चाहें ट्रैवल करें, लेकिन वो 1 मंथ का होता है। और एक और होता है, उसमें 20 राइड्स होती हैं, लेकिन वो आप जब भी यूज़ करें आप पर डिपेंड करता है, लेकिन वो 20 राइड्स का होता है, वो मिलता है $44 का। तो इसलिए हिसाब से अगर आप, हम लोगों को तो खैर सस्ता पड़ता है वो मंथली पास, जो स्टूडेंट पास है हमारा।
तो अब मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ एक जगह, वहाँ की मतलब $11.7 पर आवर मुझे मिलती है पे, और मुझे 18 to 20 आवर्स मतलब मिल जाते हैं मुझे आवर्स पर वीक। उससे मैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस पूरे कर लेता हूँ, बाकी आने आने का ख़र्चा हो जाता है ना, मतलब ग्रॉसरी वगैरह आ जाती है, घर का रेंट निकल जाता है। लेकिन आप ये नहीं माइंड में सोच के आएँ कि अगर आप यहाँ आएंगे और फुल टाइम जॉब पढ़ेंगे भी और पार्ट टाइम जॉब करके आप अपनी सेमेस्टर की फ़ीस निकाल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मतलब कुछ थोड़ी बहुत सेविंग हो जाएंगी, लेकिन आपको मतलब फ़ीस के लिए आपको मतलब किसी ना किसी का स्पॉन्सर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 20 आवर्स अ वीक काम करके आप अपनी सेमेस्टर की पूरी $10,000 जो है फ़ीस नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारा रेंट जो है मतलब नॉर्मली मतलब जो लोग रहते हैं उनका रेंट अराउंड 350 to 450 होता है उसके हिसाब से। और मतलब ग्रॉसरी वगैरह महीने की आपकी कितनी आएंगी, $120 की ग्रॉसरी पड़ जाती है आपको, मतलब हम तीनों को मिला के मतलब $200 बन जाता है, लेकिन डिवाइड होके पर बंदा $80 to $100 आता है। तो इसलिए, और बाकी जो हमारा ट्रैवल का स्पेंड, अगर आप स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ मंथली पास मिलता है सेंट जॉन में, तो वो हम लोगों को पड़ता है $66 का। उसमें अनलिमिटेड राइड्स होती हैं, हम लोग वो लेते हैं, और बाकी रेंट वगैरह मिला के अराउंड हमारा बन जाता है $500 to $600 पर मंथ हमारा एक्सपेंस बनता है। तो वो जॉब अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आराम से कवर हो जाएगा। कनाडा का वेदर तो आपको पता ही है, नॉर्थ में है, इतना तो सर्दी तो यहाँ बहुत होगी, ठंड होती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी न्यू ब्रुंसविक जो है वो वैसे ईस्टर्न और ईस्ट में है थोड़ा सा, तो इसलिए सर्दी थोड़ी कम होती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी सेंट जॉन में मिनिमम टेम्परेचर जाता है विंटर्स में -18 -20 तक चला जाता है, तो इसलिए, और बर्फ़ यहाँ पे स्नोफॉल तो बहुत होती है यहाँ पर, तो इसलिए आपको हिसाब से फिर आपको इनर्स वगैरह लेके आने पड़ते हैं, मतलब पहनने के लिए वुलन इनर्स या कॉटन इनर्स जो भी हैं आपको मिल जाएंगे, सदर वगैरह में मिल जाते हैं कराची से वो तो। और फिर लॉन्ग जैकेट्स होती हैं, कोट टाइप ओवर कोट्स, वो ख़रीद लें आप, तो उससे आपका काम चल जाएगा। और वैसे भी सर्दियों में इतना कोई बाहर निकलना होता नहीं, बस हम लोग को यूनिवर्सिटी आना होता तो सुबह निकलते थे बस के लिए, बस में बैठे, बस से हम यूनिवर्सिटी पहुँचे, यूनिवर्सिटी में टनल्स बने हुए हैं, आपको कहीं भी जाना है तो टनल यूज़ कर लें, आप बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये भी होता है जब स्नोफॉल होती है उसके बाद यहाँ पे आइस, बर्फ़ जो आइस बन जाती है, मतलब स्नो आइस बन जाती है, ब्लैक आइस, वो बहुत स्लिपरी होती है, तो उसके लिए आपको स्नो बूट्स बहुत ज़रूरी हैं पहनना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक बार ऐसे निकल गया था कैजुअल शूज़ पहन के, तो स्लिप भी हो गया, 2-3 बार स्लिप हो चुका हूँ मैं, तो बहुत ज़ोर से चोट लगती है उसमें तो इसलिए आपको स्नो बूट्स बहुत ज़रूरी है, विंटर बूट्स आपके लिए। और हम लोग यहाँ पे मतलब देख कर आए थे, पाकिस्तान से देखा था हमने कि पता था वेदर हम लोग का हार्श होगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि ऐसा होगा, इतना हार्श होगा, तो इसलिए हम लोग जो हैं, हम लोगों ने फिर भी जब अगर हम लोगों को भी जाना पड़ता है स्नोफॉल, जब अगर बर्फ़बारी हो रही है बार, फिर भी हम लोगों को जाना पड़ गया बाहर मजबूरन, तो हम लोग पूरा कवर करके निकलते हैं। हम लोग स्नो बूट्स पहनते हैं, हैट्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स यहाँ पे मिल जाएंगे सदर में -20 डिग्री का आपको मिल जाएंगे, चल जाएंगे वहाँ पे, और पूरा कवर करके आपको, और मास्क पहन लें आप, हुडी पहन लें जिसमें आपको नोज़ कवर हो जाए, या आपको नोज़ कवर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वरना आपकी ना फिर नाक की टिप जमने लगती है, फिर आपको मसला होता है सांस लेने में, तो इसलिए आप पूरा मतलब सिर्फ अपनी आइज़ खुली रखें, बाकी पूरा कुछ कवर करके निकलें। ग्लव्स पहन लें, बहुत ज़रूरी है ग्लव्स, और कोशिश करेंगे अपनी पॉकेट से हाथ बाहर ना निकालें विंटर्स में। जी फुरकान, तो यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं? जी, मैं ना बर्तन धोता हूँ, अच्छा यार अभी चला गया है, तो मतलब हम दोनों बर्तन धोते थे एक दिन छोड़ के, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे, और खाना बनाना इसकी ज़रूरी है खाना। अच्छा, खाने में क्या बनाते हो भाई तुम? ऐसे पे खाने में कुछ भी बना लेते हैं, पता है स्टूडेंट्स होते हैं तो जो आसानी से बन जाए, तो नूडल्स हो गए वो ला के रखी होती है पहली चीज़ तो ये, बाकी पेटीज ला के रख लेते हैं हम लोग, और बर्गर बना लेते हैं, फटाफट बन जाता है वो। देसी खाने कौन से बना लेते हो? हाँ, देसी खाने में दाल काफ़ी आसान होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, दाल को उबाल के फ्रीज करके रख देते हैं, फिर हमें जब खानी होती है हम थोड़ी बहुत निकाल के खा लेते हैं। उसके दूसरी बात, ये जो चिकन की चीज़ें होती हैं या गोश्त की, तो उसके यहाँ पे हमें मिल जाते हैं शान मसाले, तो उससे हो जाता है काफ़ी कम आसान है, तो उसके पास आपको मसाले डालना है, मसाला डाल के बस प्रिपरेशन वगैरह आपको करनी है, तो बस वो चिकन वगैरह का सामान हो जाता है। बाकी कभी कभार सब्जी बना लेते हैं। अच्छा, तो सुबह नाश्ते के लिए क्या करते हो? पराठे वगैरह बनाते हो या फिर पके? सुबह नाश्ते के लिए रेडीमेड पराठे डिपेंड करता है, अगर तो हम जल्दी उठ गए तो हम लोग अपने पास वॉलमार्ट से जाके लेके आते हैं फ्रोजन पराठे, तो हम फ्राई करके बना लेते हैं चाय के साथ। कभी कभार वीकेंड्स पे अंडा भी उसके साथ बना लेते हैं, और जैसे कभी कभी जल्दी हो रही है तो हम लोग ने कभी बन वगैरह होते हैं, जो ब्रेड होती है वो हम लोग यहाँ ला के रख लेते हैं, और चाय के साथ फिर वो फटाफट खा के चले जाते हैं। रेंट हमारा पर मंथ $990 है, $990, और अराउंड $1000 आप कर लें, और पर बंदा 330 पड़ता है। और इसके बाद आपको मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, आपका इंटरनेट है, और हीटिंग सिस्टम है, वाटर है, लॉन्ड्री है, सब कुछ है। लॉन्ड्री के हमारे 2 दिन हैं अलॉटेड हम लोगों को, संडे और वेडनेसडे। अच्छा, तो संडे को हम लोग सुबह जल्दी उठी कर लेते हैं।
तो अभी हम यहाँ पर इनके अपार्टमेंट का एक टूर लेते हैं छोटा सा, और इसमें आपको दिखाएंगे कि बेडरूम दिखाएंगे, इनका लिविंग एरिया दिखाएंगे। आप लोग ये हम लोगों का दरवाज़ा है जहाँ से हम लोग की एंट्रेंस है मेन, और हम लोगों का जो घर है वो बेसिकली सेकंड फ्लोर पे जी। तो ये हम लोगों का लाउंज है, यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें वगैरह कर ली, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, या जैसे ही रोज़मर्रा के लिए टीवी रखा हुआ है, वो टीवी का भी देख लेते हैं, लेकिन हम लोग के पास ज़्यादा टाइम होता है नहीं, तो बहुत कम ही टीवी वरना लैपटॉप पे देख लेते हैं, तो देखना होता है। किचन है क्योंकि 3 लोगों के लिए काफ़ी है। जब हम लोगों ने अपार्टमेंट लिया था तो हम लोग को एक फर्निश्ड मिला था, तो इसमें हमारे साथ सारी चीज़ें नहीं, तो हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम लोगों का फ्रिज है, जो ये हमारा रूम है जिसमें बेडरूम जिसमें हम लोगों के पास 3 बेड्स हैं। हम 3 क्योंकि बंदे हैं तो हम लोग लैंड लेडी ने हमें तीनों प्रोवाइड कर दिए थे। पोर्शन दिया हुआ है जिसको हम एज अ स्टडी रूम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 टेबल हैं, हम तीनों मिल के इसके ऊपर अपना पढ़ाई वगैरह, क्योंकि हम दोनों एक ही उसमें है फील्ड में, तो हमें सब लोग साथ ही पढ़ लेते हैं। फिर हम लोगों का ये वॉशरूम है जो कि देख सकते हैं आप, की चाय बन रही है, बड़ी मज़ेदार किस्म की चाय लग रही है। तो अभी थोड़ा टाइम बाकी है इसमें, अभी थोड़ा टाइम लगेगा वो बनने में, चाय को उबाल आने में 10-15 मिनट लें इसको। अच्छा हम लोग इसमें जो डालते हैं नॉर्मली 2 पानी मिक्स करके डाल देते हैं, फिर ज़्यादा चीनी वगैरह पत्ती डाल देते हैं, और कभी कभार इलायची वगैरह भी डाल देते हैं। तो अभी क्योंकि अच्छी हम चाय बनाना चाहें तो हमने इलायची इसमें डाली हुई है। कि चाय और ये सब खाने वगैरह बनाना कहाँ से सीखे भाई आपने? देखें यासर भाई, सीखे तो यहीं आ गए, आहिस्ता आहिस्ता करते गए, आते गए काम वगैरह, और इतनी कोई चीज़ें मुश्किल होती नहीं है। शुरू में जब आप नहीं कर रहे होते तो आपको लगता है कि यार बहुत मुश्किल होगी और कौन करेगा, लेकिन जब आप आके काम करना स्टार्ट करते हो तो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है, फिर आपको इतना मसला नहीं होता है चीज़ों। एक इम्पॉर्टेंट सवाल, घर वालों की याद आती है? आती तो बहुत है, दिल भी आता जाने का, लेकिन हाँ घर वालों की याद आती है, लेकिन मॉडर्न ज़माना सबको पता है, सबके हाथ में फ़ोन है, स्काइप और व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग की मल्टीपल ऐप्स हैं, तो आप कॉल कर लो, घर पे बात कर लो, दोस्तों से, ख़ानदान, रिश्तेदारों से, सबसे हो जाती है। ये है कि चीज़ों की याद आती है, वहाँ के बाहर जाके होटल पे दोस्तों के साथ बैठ के खाना खा लिया, या फैमिली के साथ कहीं बाहर टाइम स्पेंड कर लिया, जो भी आपका होता है वो उसका आप टाइम को याद करते हो। लेकिन फिर यह है कि ज़िंदगी जब आगे बढ़ती है इसी तरह। तो अभी हम बकरीद आने वाली है, मंडी जाना याद आता है? मंडी याद दोस्त में मंडी आया था बाइक से। हाँ यहाँ पे तो ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे तो यही और बस यही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फिर पॉजिटिव चीज़ें और भी हैं जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं था। मसलन अब यहाँ पे फैसिलिटी बहुत है मेडिकल वगैरह की, और मतलब प्रॉपर निज़ाम है यहाँ पे। लोग यहाँ पे मतलब एक उससे रहते हैं, सिविल सेंस लोग हैं यहाँ पे, क्या यही बोल सकता हूँ मैं। फिर यहाँ पे मैं एक चीज़ 2-3 चीज़ें ऑर्डर करना चाहूँगा। जैसे हम लोग जो पानी अपना रेगुलर पीते हैं वो हम टैप वाटर पीते हैं, और यहाँ के जो टैप वाटर है वो क्लेम्ड है कि वो बेटर होता है बजाज के जो मिनरल वाटर बॉटल से मिलता है। तो एक ये बहुत बड़ा क्लेम है, उसके ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो स्टैंड अप रहती है, मतलब फर्म रहती है। यहाँ पे जो बसेस हैं वो ऑटोमेटिक है, आपको फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, आप सारी बस को ट्रैक कर रहे हो कि कब आ रही है, कहाँ आ रही है, आपको एक कंफर्टेबल सीट मिल जाती है। कोई सबसे जब हमारा वीज़ा आ गया तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, शुरू से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो फिर हम लोगों ने ये है कि टिकट वगैरह करवाया। तो एक चीज़ ये है कि कनाडा में जहाँ हम सेंट जॉन में रह रहे हैं, यहाँ इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है या तो वो मॉन्ट्रियल है जो हमसे करीब है, या तो वो है टोरंटो में एयरपोर्ट जो जी। तो हम लोगों ने जब टिकट कराया तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले टोरंटो में लैंड कर रहे थे। वहाँ पे हमारी इमिग्रेशन हुई, जो कि लंबी चौड़ी कहानी थी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चेक करते हैं, और फिर क्योंकि जब आप लैंड करते हो स्टडी परमिट आपके हाथ में वो एयरपोर्ट पे दिया जाता है, उसको ऊपर सारी साइन वगैरह के स्टैम्प लगा के वो एयरपोर्ट पे हमें देते हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान से ही यहाँ पे एक होटल है, होटल तो नहीं है, एक डॉर्म टाइप है जहाँ पे बंक बेड्स रखे होते हैं और एक रूम में 10 लोग या सो जाते हैं। तो हम लोगों ने वो पाकिस्तान से ही बुक करवा लिया था। उसको गूगल पे सर्च किया मैप्स पे कि कौन सा फीजेबल है, कौन सा प्राइस वाइज और लोकेशन वाइज, तो हमने वहाँ वो पाकिस्तान से बुक करा लिया था। फिर हम यहाँ आए तो हमें सबसे पहले हमें ढूंढना था अपार्टमेंट जहाँ पे हम रहें। तो उसके लिए कनाडा की फेमस ऐप है किजीजी, तो उसके ऊपर जितनी भी आपकी लिस्टिंग वगैरह है वो सारी उस पर आ जाती है। तो हमने वहाँ पे सर्च करना शुरू किया।
काफ़ी लोगों से बात करी, कॉल वगैरह गई, लोकेशन, फिर पैसे, फिर किसी को ये मसला ना हो कि स्टूडेंट्स हैं, फिर यूनिवर्सिटी से करीब, अगर यूनिवर्सिटी से करीब नहीं तो बस स्टॉप से करीब हो, और करीब में कोई डिपार्टमेंटल स्टोर या कोई हो जिससे हम लोगों के ईजी फीजेबल सारी चीज़ें रहें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने सोची, देखी, फिर हमें ये अपार्टमेंट पसंद आया। 2-3 जगह हमने और भी विज़िट किया था इसके अलावा, फिर यहाँ पे आके हमने लैंड लेडी से बात करी और लीज़ वगैरह हमने कर ली।